प्रश्न 8 अ निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1. गिरवी तथा उपनिधान प्लेज एंड बेलमेंट। 2. गिरवी तथा बंधक प्लेज एंड मॉर्गेज। 3. गिरवी तथा धारणाधिकार प्लेज एंड राइट ऑफ लायन। 4. साधारण प्रत्याभूति तथा चलत प्रत्याभूति सिंपल एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। 5. अभिकर्ता तथा नौकर एजेंट एंड सर्वेंट। 6. अभिकर्ता तथा ठेकेदार एजेंट एंड कंट्रैक्टर। 7. उपअभिकर्ता तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। 8. विशेष तथा सामान्य धारणाधिकार पर्टिकुलर एंड जनरल लायन। उत्तर 1. गिरवी तथा उपनिधान प्लेज एंड बेलमेंट। गिरवी प्लेज। 1. गिरवी में कोई माल किसी ऋण के संदाय अथवा वचन के पालन हेतु प्रतिभूति के रूप में दूसरे पक्षकार को सौंपा जाता है। 2. गिरवी में नियत समय पर ऋण का संदाय नहीं होने पर पंजमदार उस माल को बेच सकता है। 3. गिरवी रूपी संव्यवहार सदैव ऋण रूपी प्रतिफल द्वारा समर्पित रहता है। उपनिधान बेलमेंट। 1. उपनिधान में माल उपनिहिति को या तो समय विशेष के लिए या प्रयोजन विशेष के लिए दिया जाता है या फिर अपनी योग्यता अथवा कुशलता के आधार पर उसमें सुधार करने के लिए परिदत्त किया जाता है। 2. उपनिधान में उपनिहिति को ऐसा अधिकार नहीं होता। 3. उपनिधान निःशुल्क अथवा प्रतिफल रहित हो सकता है। 2. गिरवी तथा बंधक प्लेज एंड मॉर्गेज। गिरवी प्लेज। गिरवी की संपत्ति मात्र चल संपत्ति ही हो सकती है। गिरवी की संविदा का लिखित होना आवश्यक है। किसी वस्तु को एक ही ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकता है। गिरवी की वस्तु का पंजमदार सामान्यतः उपयोग नहीं कर सकता। गिरवी में मात्र अधिकारों का हस्तांतरण होता है, संपत्ति के हित का नहीं। बंधक रहंत मॉर्गेज। बंधक सदा अचल संपत्ति का होता है। बंधक की संविदा का लिखित होने के साथ साथ उसका रजिस्ट्रीकरण होना भी आवश्यक है यदि बंधक संपत्ति 100 रुपये से अधिक की है। बंधक की वस्तु पर एकाधिक बार ऋण प्राप्त किया जा सकता है। भोग बंधक आदि में बंधक रखने वाला व्यक्ति बंधक की संपत्ति का उपयोग कर सकता है। इसमें संपत्ति के हित का हस्तांतरण हो जाता है। 3. गिरवी तथा धारणाधिकार प्लेज एंड राइट ऑफ लायन। गिरवी प्लेज। 1. गिरवी में पंजमदार ऋण की प्रतिभूति के रूप में माल में विशेष हक प्राप्त करता है। 2. गिरवी में पक्षकारों को न्यायालयों में वाद संस्थित करने का अधिकार प्राप्त होता है। 3. गिरवी का गठन संविदा से होता है। 4. गिरवी में माल को बेचा जा सकता है। धारणाधिकार राइट ऑफ लायन। 1. धारणाधिकार के अंतर्गत माल के कब्जे को प्राधिकृत करने का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि दावों की संतुष्टि नहीं हो जाती। इसमें संपत्ति के बारे में कोई अधिकार अर्जित नहीं होता। 2. धारणाधिकार में ऐसा अधिकार नहीं होता। 3. धारणाधिकार विधि द्वारा सृजित किया जाता है। 4. धारणाधिकार में माल को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। 4. साधारण प्रत्याभूति तथा चलत या चिरगामी प्रत्याभूति सिंपल गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। साधारण प्रत्याभूति सिंपल गारंटी। 1. यह एक संव्यवहार विशेष के लिए होती है। 2. इसका विखंडन संभव नहीं होता है। 3. इसमें प्रतिभूति का दायित्व मूल ऋणी द्वारा किसी एक संव्यवहार विशेष को पूरा न किए जाने पर भी उद्भूत होता है। 4. यह विशेष संव्यवहार के पूरा होने पर समाप्त हो जाती है। 5. साधारण प्रत्याभूति संविदा अधिनियम की धारा 126 में परिभाषित की गई है। चलत प्रत्याभूति कंटिन्यूइंग गारंटी। 1. ये संव्यवहारों की श्रृंखला तक विस्तृत होती है। 2. इसका विखंडन किया जा सकता है। 3. इसमें पूरी श्रृंखला में से किसी भी एक संव्यवहार को पूरा न किए जाने पर ही दायित्व उत्पन्न हो जाता है। 4. इसकी समाप्ति के कई कारण हो सकते हैं। 5. चलत प्रत्याभूति संविदा अधिनियम की धारा 129 में परिभाषित की गई है। 5. अभिकर्ता तथा नौकर एजेंट एंड सर्वेंट। अभिकर्ता एजेंट। 1. अभिकर्ता अपने मालिक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। 2. ये कभी नौकर नहीं हो सकता है। 3. वह कमीशन या शुल्क के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। 4. उसके मालिक के साथ संविदात्मक संबंध होते हैं। नौकर सर्वेंट। 1. नौकर नियोक्ता के दिशा निर्देशों के साथ साथ नियोक्ता द्वारा बताई गई विधि तथा क्रम में कार्य करता है। 2. यह अभिकर्ता भी हो सकता है। 3. वह पारिश्रमिक वेतन के रूप में प्राप्त करता है। 4. ऐसे कोई संबंध नहीं होते हैं। 6. अभिकर्ता तथा ठेकेदार एजेंट एंड कंट्रैक्टर। अभिकर्ता एजेंट। 1. अभिकर्ता अपने मालिक के निर्देशानुसार कार्य करता है। 2. अभिकर्ता पर मालिक का नियंत्रण अधिक होता है। 3. इसके कार्यों के लिए मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठेकेदार कंट्रैक्टर। 1. ठेकेदार संविदा के अनुसार कार्य करता है। 2. वह अपने विवेकानुसार कार्य करता है। 3. इसके कार्यों के लिए मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। 7. उपअभिकर्ता तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। उपअभिकर्ता सब एजेंट। 1. अभिकर्ता द्वारा उपअभिकर्ता की नियुक्ति में सामान्यतया मालिक तथा उपअभिकर्ता के बीच संविदा का संबंध स्थापित नहीं होता। 2. उपअभिकर्ता केवल अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होता है।
मालिक उपअभिकर्ता के विरुद्ध सीधा वाद नहीं ला सकता। 3. अभिकर्ता उपअभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिस्थापित अभिकर्ता, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। 1. प्रतिस्थापित अभिकर्ता की अवस्था में मूल अभिकर्ता उस व्यक्ति को नामित करता है जिसे वह मालिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करता है। ये नामांकन स्वयं मालिक द्वारा किया जाता है ताकि उन दोनों के बीच संविदा का संबंध स्थापित हो जाए। 2. प्रतिस्थापित अभिकर्ता मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः मालिक उसके विरुद्ध वाद ला सकता है। 3. प्रतिस्थापित अभिकर्ता सीधे मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। 8. विशेष तथा सामान्य धारणाधिकार, पर्टिकुलर एंड जनरल लायन। विशेष धारणाधिकार, पर्टिकुलर लायन। 1. ये धारणाधिकार प्रत्येक उपनिहिती को उन वस्तुओं के प्रति प्राप्त होता है जिसको उसने श्रम तथा कौशल द्वारा सुधारा है। 2. ये प्रतिकूल संविदा न होने पर ही प्राप्त होता है। 3. ये सिर्फ उन वस्तुओं पर उपलब्ध है जिन्हें श्रम तथा कौशल से सुधारा गया है। 4. यह अधिकार तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि वस्तु में श्रम या कौशल से सुधार किया गया है। सामान्य धारणाधिकार, जनरल लायन। 1. यह अधिकार कुछ विशेष उपनिहिति जैसे दलाल, आढ़तिया आदि को ही प्राप्त है। 2. ऐसा आवश्यक नहीं है। 3. यह अधिकार लेखे से अतिशेष के लिए प्रतिभूति के रूप में दूसरी किसी भी वस्तु के प्रति हो सकता है। 4. इसके लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रश्न 8ब, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1. धारणाधिकार, राइट टू लायन। 2. आवश्यकता द्वारा अभिकरण, एजेंसी बाय नेसेसिटी। 3. दृश्यमान प्राधिकार, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। उत्तर। 1. धारणाधिकार, राइट टू लायन। धारणाधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से है जिसके अंतर्गत उपनिहिति को यह अधिकार होता है कि उपनिहित वस्तुओं को सुधारने के लिए की गई सेवाओं के लिए धन की प्राप्ति तक उपनिहित वस्तुओं को अपने कब्जे में रखे। उदाहरणार्थ, क ख को जो एक सुनार है, एक संस्कृत हीरा काटे और निखारे जाने के लिए परिदत्त करता है। ख वैसा कर देता है। ख उस हीरे को अपने पास उस समय तक रखने का हकदार है जब तक कि उसे उन सेवाओं के लिए जो उसने की है भुगतान नहीं कर दिया जाता। धारणाधिकार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं को जो उसके कब्जे में है तब तक रोके रखने का अधिकार है जब तक उस वस्तु को कब्जे में रखने वाले व्यक्ति की अमुक मांगें पूरी न हो जाएं। उपर्युक्त परिभाषा एवं उदाहरण से धारणाधिकार के दो तत्व स्पष्ट होते हैं। 1. माल का उस व्यक्ति के कब्जे में होता एवं 2. ऐसा कोई कार्य होना जिससे उसे धारणाधिकार प्राप्त हो जाए। धारणाधिकार के प्रकार, काइंड्स ऑफ लायन। धारणाधिकार दो प्रकार का होता है। 1. विशेष धारणाधिकार, पर्टिकुलर लायन एवं 2. साधारण धारणाधिकार, जनरल लायन। 1. विशेष धारणाधिकार, पर्टिकुलर लायन, यह विशिष्ट वस्तुओं के संबंध लागू होने वाला धारणाधिकार है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति उन वस्तुओं को जिनके प्रति उसने अपने अम या कौशल द्वारा सेवाएं प्रदान की हैं अपने कब्जे में रखने का अधिकारी है जबकि उसे सेवाओं का सम्यक प्रतिफल नहीं मिल जाता है। संविदा अधिनियम की धारा 170। इसके लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। 1. उपनिहिति ने ऐसी सेवा की हो जो श्रम या कौशल युक्त हो। 2. ऐसी सेवा उपनिधान के उद्देश्य के लिए की हो तथा उसके अनुरूप हो। 3. इसके प्रतिकूल कोई संविदा नहीं होनी चाहिए। 2. साधारण धारणाधिकार, जनरल लायन। साधारण धारणाधिकार से अभिप्राय ऐसे धारणाधिकार से है जिससे उपनिहिति को यह अधिकार होता है कि वह उपनिहित वस्तुओं को लेखों के चुकता हिसाब हो जाने तक प्रतिधारित कर सके। दूसरे शब्दों में, साधारण धारणाधिकार वह अधिकार होता है जो वस्तुओं पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उन्हें तब तक रोके रखने का हकदार बनाता है जब तक कि उसके सभी दावों या हिसाबों को चुकता नहीं कर दिया जाता है। यह अधिकार केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राप्त है। 1. साहूकारों, बैंकर्स को। 2. आढ़तियों, फैक्टर्स को। 3. घाट वालों, वॉफिंगर्स को। 4. बीमा दलालों, पॉलिसी ब्रोकर्स को एवं 5. उच्च न्यायालय के प्राधिकर्ताओं, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट को। 2. आवश्यकता द्वारा अभिकरण, एजेंसी बाय नेसेसिटी। आवश्यकता का अभिकरण तब उत्पन्न होता है जब संकटकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति पर उत्तरदायित्व होता है कि वह दूसरों की ओर से कार्य करे जिससे कि क्षति को बचाया जा सके। संपत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए या विधिक अथवा नैतिक उत्तरदायित्व के परिणामस्वरूप भी आवश्यकता का अभिकरण उत्पन्न हो सकता है। पति तथा पत्नी के बीच आवश्यकता का अभिकरण उत्पन्न हो सकता है। यह अभिकरण ऐसी स्थिति में तभी पैदा होगा जबकि पत्नी पति से अलग रहती हो तथा पति गुजारे के लिए उसे आवश्यक भत्ता देता हो परंतु पत्नी केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही अभिकर्ता हो सकेगी। संकटकालीन परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है परंतु उसके लिए यह आवश्यक होता है कि यह सिद्ध किया जाए कि परिस्थितियों को देखते हुए किया गया कार्य आवश्यक था तथा कार्य ईमानदारी से बिना किसी लाभ की भावना किया गया था। ये सिद्धांत कुछ सीमित लोगों के प्रति ही लागू किया जाता है तथा न्यायालय इसका अधिक विस्तार करने के पक्ष में नहीं रहता है। 3. दृश्यमान प्राधिकार, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। दृश्यमान प्राधिकार अभिकर्ता का वह प्राधिकार है जो अन्य लोगों को प्रतीत होता है। ऑस्टेंसिबल और अपैरेंट अथॉरिटी इज द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट एज इट अपीयर्स टू अदर्स। मालिक अपने शब्दों या आचरणों से ऐसा निष्कर्ष प्रकट कर सकता है कि अभिकर्ता को अधिकार दिया गया है जबकि वास्तव में उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसी अवस्था में यदि अभिकर्ता बिना प्राधिकार के तीसरे पक्षकार से संविदा करता है तो मालिक उक्त तीसरे पक्षकार के प्रति बाध्य होगा।
ये प्राधिकार वास्तव में विबंधन एस्टॉपल के सिद्धांत का प्रयोग है। ये प्राधिकार स्वयं अभिकर्ता स्थापित नहीं कर सकता है, वह केवल मालिक द्वारा स्थापित हो सकता है तथा मालिक तभी बाध्य होगा जबकि तीसरा पक्षकार अभिकर्ता के इस व्यपदेशन रिप्रेजेंटेशन का विश्वास करता है, वह अभिकर्ता के समान कार्य करने का अधिकारी है तथा तीसरे पक्षकार को इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि अभिकर्ता को प्राधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 237 में इसे अपनाया गया है। धारा 237 के अनुसार जबकि अभिकर्ता ने प्राधिकार के बिना अपने मालिक की ओर से कार्य किए हों या पर व्यक्तियों के प्रति बाध्यताएं उपगत की हों तब मालिक ऐसे कार्यों या बाध्यताओं से आबद्ध होगा यदि मालिक ने अपने शब्दों या आचरणों से ऐसे पर व्यक्तियों को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि ऐसे कार्य और बाध्यताएं उस अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के भीतर थी। फ्रीमैन एंड लाकेयर बनाम बकहर्स्ट पार्क प्रॉपर्टीज मंगल ली 19642 क्यू बी 480 के मामले में कंपनी ने बिना नियुक्ति के एक व्यक्ति को डायरेक्टर की भांति कार्य करने दिया जो कि भवन निर्माता था। कंपनी ने उसके कार्य को स्वीकार न करके भुगतान इस आधार पर नहीं दिया कि वह कंपनी की ओर से प्राधिकारी नहीं था, परंतु न्यायालय ने कंपनी को दायित्वाधीन घोषित किया क्योंकि उस व्यक्ति को दृश्यमान प्राधिकार दिया गया था, क्योंकि कंपनी ने उक्त व्यक्ति को डायरेक्टर की भांति कार्य करने दिया था। अतः इस प्रकार उक्त व्यक्ति को कंपनी ने दृश्यमान प्राधिकार प्रदान किया था। धारा 237 को विबंध द्वारा अभिकरण एजेंसी बाय एस्टॉपल के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत यह अपेक्षित है कि मालिक ने या तो आचरण द्वारा या शब्दों द्वारा पर व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित किया हो कि अभिकर्ता के कार्य उसके प्राधिकार के भीतर थे।